नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज भारत का आम बजट आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण दिया और अपना जो सरकार का अगले 5 साल का आय व्यय का हिसाब रखा कि हम कहां से पैसे कमाएंगे, कहां खर्च करेंगे। और इस बजट को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं अलग अलग कॉर्नर से आ रही हैं। दो तरह के नज़रिए किसी भी दस्तावेज को, बजट को ख़ास तौर पर एनालाइज करने के होते हैं। एक नज़रिया होता है कि हमको क्या मिला, उसको क्या मिला, इनकम टैक्स में कितना मिला, गरीब को कितना दिया, किसानों को कितना दिया, ये बातें होती हैं। बिहार को कितना दे दिया, आंध्रा को कितना दे दिया, तेलंगाना को कितना दे दिया, महाराष्ट्र, ये होता है। ये हेडलाइन वाला तरीका है और ये तरीका उस देश में अच्छा लगता था जो वेलफेयर स्टेट वाला देश था, इंदिरा गांधी वाला देश, जिसमें सरकार कल्याणकारी राज्य वाली सरकार होती थी और जिसका मकसद सीधे लोगों को बेनिफिट देना होता था। अब मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी, मोदी जी और तमाम सारे जी, अटल जी, वटल जी जो भी इस बीच में आए हैं, ये सब मिलके इस देश को जिस मुकाम पर ले गए हैं, वहाँ पे अब बजट ये किसको क्या दिया और किससे क्या लिया, इससे तय नहीं होता है। बजट तय होता है आर्थिक नीतियों से और उसी के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये जो बजट आया है, इस बजट में सरकार ने खुद के गाल पे 10-20 थप्पड़ मारे हैं, कम से कम आर्थिक नीतियों के बारे में। और इस पे बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, इसमें क्या हुआ, इसमें जाके आप खो गए हैं। दरअसल आप जो मेरे नियमित सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं सालों से एक बात चिल्ला रहा हूं कि इसमें जो आर्थिक नीतियां हैं जिसमें पूंजीपतियों का घर भरा जा रहा है, ट्रिकल डाउन थ्योरी अपनाई जा रही है। पैसा अमीरों और कॉरपोरेट्स को दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वो पैसा नीचे जनता तक आएगा और उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अब सरकार ने इस बजट में और इससे पहले आई आर्थिक समीक्षा में ये स्वीकार किया है कि पूंजीपति को उन्होंने जो भी पैसा दिया था वो पैसा बेकार गया, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ। ये मोदी सरकार की 10 साल की जो आर्थिक नीतियां थीं वो आर्थिक नीतियां गलत साबित हुई और इस बजट में सरकार ने यू टर्न लिया है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और सिर्फ इसी को नहीं और भी बहुत सारे पहलुओं को, जैसे छोटे और मंझोले उद्योगों को सरकार ने एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म कर दिया था। अब सरकार की आंखें खुली हैं और उसको समझ में आ रहा है कि जो राहुल गांधी बोलता था, जो राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के, वही इस देश की आर्थिक नीति होनी चाहिए और कई चीज़ें वहाँ से कॉपी पेस्ट की गई हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहले ये कि इस देश की दशा क्या है, ये बजट से एक दिन पहले जब आर्थिक समीक्षा आती है सरकार की, उसमें बताया जाता है। तो जो मोटी मोटी चीज़ें उसमें आई वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ ये आई कि भारत आर्थिक समीक्षा में साफ साफ कहा गया कि किसी भी उद्योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है, जो बॉटम लाइन होती है, वो अंतिम लक्ष्य होता है रोज़गार पैदा करना, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर का। और भारत के अमीर रोज़गार पैदा करने में नाकाम हुए हैं। पहली चीज़ सरकार ने 10 साल इस देश को घसीटने के बाद ये मानी है। 10 साल जिद पे अड़े रहे आप। दूसरी चीज़, जो भारत के उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, वो मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन मुनाफा कमाने के बाद वो मुनाफा नए उद्योग लगाने और रोज़गार पैदा करने में खर्च नहीं कर रहे हैं और ये चीज़ साफ साफ कही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भैया राज्य भी इस देश में समान हैसियत वाले हैं तो उनको भी ताकत देनी चाहिए। इन उद्योगपतियों ने क्या किया, जो पैसे कमाए उन पैसों को कहीं रियल एस्टेट में, ज़मीनों में, गोल्ड में, दूसरी जगह इन्वेस्ट किया, दोबारा नहीं लगाया। और क्यों नहीं लगाया, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। उनको पता था हम कोई भी काम धंधा चलाएंगे, खोलेंगे तो वो नहीं चलेगा और इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि डिमांड नहीं है। और ये बात सरकार की आर्थिक समीक्षा, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है बजट से पहले आता है, वो बता रहा है। खाद्य महंगाई को बड़ी चुनौतियां बताया गया और ये कहा गया कि अब खाने पीने की महंगाई रिकॉर्ड गई है। ये भी हम लगातार आपके सामने कहते आ रहे हैं।
जिसको अभी तक सरकार नहीं मानती थी, किसी बात को नहीं मानती थी। इसमें से 15 साल में जो भारत में प्रॉफिट हुए हैं वो रिकॉर्ड है। पिछले 15 साल में इतने प्रॉफिट कभी नहीं हुए इंडस्ट्री को, लेकिन इंडस्ट्री ने वो पैसा वापस समाज को नहीं लौटाया, उस मुनाफे से बिजनेस नहीं किया और वो पैसा वहीं के वहीं रहा। इसके अलावा जिस कॉरपोरेट को दोनों हाथों से सिर के बल खड़े होकर सरकार ने फायदे पहुंचाए, उसी कॉरपोरेट ने इस देश को कुछ नहीं दिया। अब सरकार उस अवस्था में पहुंच गई जब उसको समझ में आया कि अगर अब भी देश को बचाना है तो अब वही बॉटम्स अप जिसकी मैंने बात की थी, जड़ों में पानी देना पड़ेगा। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कहता था कि गरीब आदमी को पैसा दोगे वो बाजार में खर्च करेगा, साल के 1 लाख रुपए देने की बात की थी राहुल गांधी ने, याद कीजिए। जब उसके हाथ में पैसे होंगे, किसी परिवार की सबसे बड़ी महिला के लिए उन्होंने कहा था, तो वो पैसा जब उसके पास जाएगा तो वो पैसा खर्च होगा बाज़ार में। जब बाज़ार में वो पैसा खर्च होगा तो बाज़ार में मांग आएगी, तो ये उद्योगपति मुनाफा कमा कमा के जो पैसा घर में रखे जा रहे हैं, फिर इस पैसे को ये बाज़ार में लगाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे। दूसरा, एक और बड़ी बात कही गई थी आर्थिक समीक्षा पे, जिसमें बजट में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। उसमें यह कहा गया था कि बैंकों के पास धन की उपलब्धता कम हो रही है, और उसकी वजह यह है कि जो बैंकों में रखा हुआ पैसा है, इतना स्ट्रक्चरल तरीके से उस पैसे को शेयर मार्केट में ले जाया गया, यानी वो पैसा पूंजीपतियों को दे दिया गया उनके धंधे में लगाने के लिए, क्योंकि बैंक ग्राहकों को सता रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे। बैंक की एक एक सुविधा लेने के लिए आपको बहुत बहुत भुगतान करना पड़ता था, और सबसे अंतिम ऑप्शन आदमी ने बैंक में पैसा रखना बना लिया है। तो बैंकों के पास अब पैसे नहीं है तो वो इंडस्ट्री को लोन कहाँ से देंगे, एक बड़ी समस्या थी। अब आज जब ये आर्थिक समीक्षा के बाद बजट आ रहा है तो सरकार ने कई सारे प्रावधान किए हैं लोन देने वाले, लेकिन बैंक देंगे कहाँ से, एक बड़ा सवाल है। तो आपने देखा कि देश की दशा क्या है, ये आर्थिक समीक्षा में सरकार की आया है। ये वीडियो आर्थिक समीक्षा पे नहीं है, वरना इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती, और ज़्यादातर चीज़ें ये इशारा कर रही हैं कि देश में जो गरीब मार चल रही है इसको बंद करना चाहिए। अब क्या हुआ बजट में? बजट में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि अब सबसे बड़ी चीज़, बड़े बड़े कॉरपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सफाई से हिंदुस्तान के लघु उद्योग को, सूक्ष्म उद्योगों को बंद कर दिया गया था। पहले नोटबंदी के लिए उनकी कमर तोड़ी, उसके बाद जीएसटी लेकर आए। जीएसटी आपको देखने में लगता होगा कि ये सिर्फ एक टैक्स है जिससे सरकार पैसा ले रही है, और सरकार उससे पैसा कमा रही है। सरकार का काम है टैक्स लेना, और टैक्स से ऐश करना सरकार का काम है। लेकिन हम देख रहे हैं कि टैक्स सिर्फ जीएसटी ये नहीं कर रही है कि सरकार ऐश कर रही हो आपसे पैसे लूट के। जीएसटी ने एक सिस्टमेटिक तरीके से जो छोटे उद्योग थे उनको ख़त्म किया, उनको किल किया। कैसे किया? आज की तारीख में 100 रुपये की, 50 रुपये की, 75 रुपये की, 150 रुपये की टी शर्ट बड़े बड़े कॉरपोरेट ब्रांड बना रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं आपको नाम किसी एक का लेना नहीं चाहूँगा, ऐसे दसियों ऑनलाइन स्टोर हैं जहाँ पर आप 100 रुपये की टी शर्ट, 50 रुपये की टी शर्ट खरीद सकते हैं। ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में बहुत आधुनिक मशीनें हैं, बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें, और उनके ज़रिए उनको जो बनाने की कॉस्ट आती है, वो रॉ मटेरियल भी इकट्ठा बहुत सारा खरीदते हैं, तो वो जो कॉस्ट उनको बहुत कम आ रही है। जीएसटी के ज़रिए क्या हुआ कि जो एक पहले छोटा लघु उद्योग वाला आदमी था वो टैक्स की बचत कर लेता था, लेकिन अब वो जहाँ से सामान खरीदता है वहीं पर उसका टैक्स कट जाता है। तो ऐसी हालत में जो छोटे मोटे गांव की हाट होती है, पैठ होती है, कोई कुछ कहता है, या शनि बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार दिल्ली में लगते हैं, उनके अंदर जो छोटा छोटा सामान बिकता था, गांव के बाज़ारों में सामान बिकता था, जो लोकल सामान होता था, जो छोटे लघु उद्योग बनाते थे, वो सारा का सारा सामान, मोटर पार्ट्स लोकल वाले, और भी बहुत सारी चीज़ें, असंख्य चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को एक सिरे से धक्का लगा। क्योंकि जब आप सबको टैक्स देना पड़ेगा तो जो बड़ा उत्पादक है वो तो टैक्स देने के बाद भी बचा लेगा, क्योंकि उसके पास में उत्पादन की क्षमता अधिक है और उसको जो लागत है वो बहुत कम आ रही है। जो 100 रुपये, 150 रुपये में टी शर्ट बेच रहा है उसको 20 रुपये में तैयार कर ले रहा है। लघु उद्योग वाला उसको 90 रुपये में तैयार कर पाता था,
तो ये जो फ़र्क है, इस फ़र्क के कारण छोटे उद्योग आर्थिक मार में आ गए जीएसटी के कारण। ये दूसरा कारण जीएसटी का हुआ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम आई जिनके कारण धीरे धीरे करके ये छोटे उद्योग बंद होते चले गए और ये छोटे उद्योग भारत में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम थे। चीन की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान छोटे उद्योगों का है। वही छोटे उद्योग समय के साथ जब उनका कारोबार बढ़ता गया तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़िया से बढ़िया खरीद लिया और आगे बढ़ते चले गए। तो अब सरकार को ये समझ में आया कि छोटा उद्योग रहता तो आज बेरोजगारी के कारण सरकार को बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। आज मिलीजुली सरकार चल रही है तो उसके लिए बहुत बड़ा कारण नौजवान के पास काम ना होना है। अब इन सब चीज़ों को देखकर सरकार ने कुछ चीज़ें बदली और इस बजट में लेकर आए। लेकिन जो स्कीम वो लेकर आए हैं उस स्कीम में भी अभी बहुत सारी कमियां हैं जिनके कारण लगता नहीं है कि ये कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इतना तय है, इन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की हैं। जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले मज़दूर लोग हैं उनको रहने के लिए डॉर्मेट्री जैसी अकोमोडेशन बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई इलाका है, तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की मदद से, जैसे वो होते हैं ना आपके पॉड्स होते हैं या फिर रेलवे में स्लीपर क्लास होता है, ऐसे बना दो। कमरे में 15-20 मज़दूर रहेंगे एक साथ एक कमरे में, और ये डॉर्मेट्री वाला सिस्टम लागू कर दिया जाए। उसमें एक टॉयलेट होगा, उसको शेयर करेंगे तो मज़दूरों को रहने को सस्ता मिल जाएगा। ये इनका आइडिया है। इसके ज़रिए इनको लगता है कि गांव से जो मज़दूर आएगा वो भी रहने के और दूसरे बहुत सारे महंगे खर्चे हैं उसके कारण शहर में नहीं रह पाता है, उसको दूर करेंगे। इन्होंने एक ये कोशिश की है अपने आप को बचाने की कि मज़दूर यहाँ पर आ जाए। ये पीपीपी मॉडल में करेंगे, ऐसा उनका कहना है। इसके साथ साथ लघु उद्योगों को सस्ते मज़दूर मिल जाएं जिनका वो शोषण कर पाएँ, इसके लिए भी और कॉरपोरेट के लिए भी उन्होंने बड़ा अच्छा एक इंतज़ाम कर दिया है। हमारे और आपके जो बच्चे हैं उनको अब नौकरी की जगह इंटर्नशिप मिलेगी। सरकार तो कह रही है कि पढ़े लिखे सारे बच्चों को हम इंटर्नशिप देंगे, लेकिन ये इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, नौकरी की जगह इंटर्नशिप मिल रही है। कैसे? 500 जो कंपनियां हैं टॉप की, उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो बच्चों को इंटर्नशिप दें 1 साल के लिए अपने यहाँ, और 5,000 रुपये उनको इंटर्नशिप अलाउंस वन टाइम बच्चों को दिया जाएगा। यानी जो बच्चा इंटर्नशिप करने जाएगा उसको सरकार कहेगी लो भैया 5,000 रुपये और हम आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, और जो 6,000 रुपये उनको दिया जाएगा उद्योग को। उद्योग से कहा जा रहा है कि बाकी पैसे आप मिलाओ, ठीक है। यानी ये 5,000 6,000 रुपये सरकार दे रही है, आपका बच्चा वहाँ जाएगा इंटर्नशिप करेगा और फ्री में काम करेगा। अगले साल उस कंपनी को फिर इंटर्न रखने हैं। तो एक कंपनी मान लीजिए अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ में 10% इंटर्न रखती है, 10 पे एक इंटर्न तो रखा ही जा सकता है, तो वो 10% स्टाफ की कटौती कर देगी, और ये बच्चा जो वहाँ इंटर्नशिप करने गया है इसको जॉब मिलेगा? आपको लगता है नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी को पता है कि पीछे लाइन में और इंटर्न खड़े हुए हैं और एक इंटर्न को रखने के लिए मुझे सरकार से 1,000 रुपये मिलेगा, 6 मिलेंगे, 5 मैं इंटर्न को दूंगा। तो जब मुझे कम पैसे में इंटर्न मिल रहे हैं तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद नए वाले को तो नए सिरे से सिखाना पड़ेगा। नहीं, मैं हर 3 महीने में 1/4 इंटर्न बदल दूंगा, बाकी 2/3 उसको काम सिखाते रहेंगे। तो ये जो है, ये जो सपोर्ट इंडस्ट्री को किया है, ये बहुत बगैर सोचे समझे किया है और इसका असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा मुद्रा लोन की लिमिट भी 20 लाख कर दी गई है, 10 लाख से बढ़ाकर। इसके पीछे भी मकसद वही है कि वो उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, उनको पैसा मिल जाए। लेकिन अगर आप एक बात सोचिए कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, जैसा कल आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है, आर्थिक समीक्षा कह रही है, तो फिर ये बैंकों के ऊपर आपने एक अतिरिक्त लोड डाला कि नहीं डाला? अगर इसके साथ साथ एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी है जिसमें एमएसएमई को लोन दिलाने में आसानी होगी, इसके साथ साथ बहुत सारे जो बैंक हैं, एपीडा वगैरह, उनको ये कहा गया है कि आप जो है वो अपने बैंक की ब्रांचेस खोलो अलग अलग जगह पर, ताकि लघु उद्योगों को इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर लोग उनसे लोन ले सकें। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, इनका फोकस अब कहाँ गया? फोकस आ गया कि जिस लघु उद्योग को नष्ट किया अब उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन जो तरीके अपनाए हैं ये फूल प्रूफ नहीं हैं, बहुत कामयाब तरीके नहीं हैं। लेकिन लघु उद्योग जब आएगा तो उसके साथ साथ गरीबों को रोज़गार मिलना शुरू होगा, और अगर गरीबों को रोज़गार मिलता है तो मार्केट के संभलने की कुछ कोशिशें कामयाब हो सकते हैं। ठीक वैसे हो जाएगा जैसे कि पहले इस सरकार ने बहुत सारे उल्टे काम करके डुबोया था देश को, अब उसकी मरम्मत करने की कोशिश कर रही है। अगर 10 साल में डुबोया है तो निकालने में 20 साल लगेंगे। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। इस काम को आसान बनाते हैं कुछ तकनीक के आविष्कार। सबसे आसान एक ऐप, और वो है मार्केट वॉल्फ। मार्केट वॉल्फ ऐप का इस्तेमाल करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में बताया गया है कि एक सेबी से रजिस्टर्ड है ये, यानी सेबी के नियम बहुत सख्त हैं, उससे रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने लॉगिन कर लिया मैंने यहाँ पे, और एक फीचर होता है इजी वे वाला, वो मैंने चुन लिया। ट्रेड करने के लिए मैंने चुना बैंक निफ्टी। अब मुझे लगा कि वो किस तरह से जा रहा है, तो मुझे लगा कि वो नीचे जाएगा, तो मैंने डाउन ऑप्शन चुना, और लास्ट ऑफिस में प्रॉफिट ज़्यादा रखने के लिए मैंने चुना फास्टर। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, फास्टर वाला और फास्ट वाला, और बस हो गया। इससे आसानी से बेसिक नॉलेज के साथ मुझे ट्रेड प्लस कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि ट्रेड आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कितना हो रहा है। जब आपको ये लगता है कि मेरा जितना डिजायर्ड प्रॉफिट का लेवल जितना था वो पहुंच गया है, मैंने मुनाफा कमा लिया है, तो आप ट्रेड को स्टॉप कर दीजिए। मार्केट वोल्फ ऐप का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम है, 9 रुपये का इनका ब्रोकरेज है अगर आपको घाटा होता है, और अगर आपको फ़ायदा हुआ तो 19 रुपये का। इंडस्ट्री में बाकी जगहों पर फिक्स 20 रुपये का है। यहाँ पर आपको जो है वो डीमेट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी अच्छी बात है। और ये जो 99 रुपये आप देते हैं इसकी मेंबरशिप के लिए, ये लाइफ टाइम फ्री ट्रेड की मेंबरशिप है, यानी इसके बाद आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, आप पूरी ज़िंदगी का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान है ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करना। आप चाहें तो जो है लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, इसके साथ साथ एक लिंक कमेंट में भी पिन करके डाल दिया है, वहाँ से आप इसको खोल के इसको ट्राई कर सकते हैं। अब लौट कर आते हैं अपने बजट वाले मामले पे, कि जिन लोगों को फर्स्ट टाइमर, देखिए अब ये चाल चल गई सरकार, जो नौकरी करने जाएगा उसको 1 साल की 1 महीने की सैलरी सरकार फ्री देगी। 1 लाख रुपए तक की अगर तनख्वाह कर रहा है, वो नौकरी कर रहा है किसी के यहाँ पे। अब ये जो आंकड़े हैं इसके अंदर, जब नौकरी करने जाएगा फर्स्ट टाइमर को सरकार जब सुविधा देगी, तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से इसलिए निकाल दिया जाएगा कि फ़र्स्ट टाइमर को रखना है, हमको सस्ते में रखेंगे फर्स्ट टाइमर को। और 1 महीने की तनख्वाह तो सरकार दे रही है, 11 महीने की तो मुझे देखना है भाई। पीएफ में बाकी किसी को नौकरी से निकालने के लिए आजकल कौन निकालता, सीधे बोलते हैं इस्तीफा दे दो। तो सरकार के आंकड़े तो दुरुस्त हो जाएंगे, रोज़गार ठीक नहीं होगा। लेकिन सरकार ने इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसको अपनी 10 साल की गलतियों से जिस मुहाने पर ले जाकर देश को खड़ा कर दिया था, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से वापस लाने की वो कोशिश कर रही है। जैसे कि गरीबों की जो हाउसिंग स्कीम थी उसमें पैसा देना। गरीब आदमी के पास अपना घर होगा तो जो किराए का एक बड़ा खर्चा वो करता था, वो खर्चा वो बाज़ार में स्पेंडिंग्स करेगा, पहली चीज़। इसके अलावा अलग अलग तरह की योजनाएं, इसके अलावा बड़ी संख्या में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, पुल बनाना, सड़कें बनाना, इस तरह के जो ढांचागत निर्माण वाले प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट पर सरकार खर्चा करना जारी रखेगी। और इन प्रोजेक्ट के करने का मकसद भी यही होता है कि जब काम होंगे तो ठेके दिए जाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा लोगों को कुछ इनकम गारंटी के तरह तरह के स्कीम्स निकाल के लोगों के हाथ में पैसे भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये देश इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे जिस तरह से पूंजीपतियों की जेब में घुसा चला जा रहा था, सारे नाले पर नाले वहीं जा रहे थे, और उसके ज़रिए अडानी अंबानी तो बड़े हो गए लेकिन मोदी जी छोटे हो गए। और मोदी जी को ये बात समझ में आ गई कि मेरा इतना बड़ा कद इतना छोटा हो गया क्योंकि इनको मैंने बड़ा कर दिया। और अब हालत ये है कि 1 घंटे जाके राहुल गांधी के घर पे अंबानी बैठ रहा है कि भैया मेरी शादी में आना। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मोदी जी को अब यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, वो था तबाही का रास्ता। तो जब बजट आता है तो आप देखते होंगे कि बजट में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, कई ख़राब होती हैं। अब इस बार जैसे बजट में हम बात कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है, लघु उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
और कॉरपोरेट के लिए जो बहुत सारी सुविधाएं थी उनको कम किया गया है, कई सारी चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। वो एक लंबा फिर वो बजट उस तरह का हो जाएगा। अभी हम आर्थिक नीति पे बात कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि किस तरह से इस देश में एमएसएमई की तरफ एक रुझान है, तो जब रुझान एमएसएमई की तरफ है बजट का, तो आपको क्या, आपके लिए क्या ये खबर है? सिर्फ एक खबर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये एमएसएमई की तरफ जो रुझान जा रहा है, इस रुझान का लाभ मैं ले सकता हूँ, तो उसका ज़रिया है कि आप पैसा उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि इस देश की जो पूरी आर्थिक दशा है उसमें एक बड़ा यू टर्न दिखाई दे रहा है। पूरा वैचारिक यू टर्न है, और जिस दिशा में मोदी जी इस एक्सप्रेस को, इस बुलेट ट्रेन को भगाए ले जा रहे थे, अब उस दिशा को छोड़कर ये बजट कह रहा है कि सरकार वापस आ रही है। कॉरपोरेट को मिल रही छूटों में कई जगह पर कटौती की गई है और कई जगहों पे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। गरीबों की जेब में पैसे जाएं, गरीबों के पैसे बचें, इस तरफ भी सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि ये बजट शायद कुछ सुधार करे, लेकिन जो 10 साल में नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा। और जिस तरह की ग्रोथ की बातें मोदी जी कर रहे हैं उसको अचीव करने में भी खास तौर पर समय लगेगा। अभी एक चीज़ और स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जो मुफ्त अनाज वाली स्कीम चल रही है इस बजट में, उसके लिए कितना प्रावधान किया गया है, वो चलेगी या नहीं चलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।